दोस्तों ये है हमारे ज्योग्राफी के। मैं आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा और जिनके साथ साथ मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो भी बताऊंगा, सो दैट कि यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको फ़ायदा ही मिलेगा देखने के लिए। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको मैं बताऊंगा, या तो वो आपने नोट डाउन करनी है, नहीं तो आपको उसे रिवाइज करना है। अब अगर आपको एक बार में हो जा रहा है देख के तो ठीक है, नहीं तो आप 2-3 बार भी देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं भाई? जो पर्टिकुलरली किसी एक या फिर वहां पे जो फ्लोरा एंड फोना है उनको रिजर्व करने के लिए, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करते हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क क्या करता है, इस चीज को मैनेज करता है, बायोस्फीयर रिजर्व को। तो फरवरी 2025 के अनुसार भारत में टोटल अभी तक कितने बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क में? बेसिकली यहाँ पे यूनेस्को ही इसको मैनेज करता है। तो कितने हैं टोटल? तो यहाँ पे आपको बता दो, टोटल यहाँ पे हमारे पास 12 है। ओके, ये एग्जाम में आता है। एग्जाम में एक और चीज आती है सबसे पहले, ठीक है, कि जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो कौन सा था भारत का? तो वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला हमारा ये था। ओके, इसका टोटल अभी तक यहाँ पे 12 आ चुके हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ साइक्लोन। जो हमारा साइक्लोन होता है, जैसे आपने साइक्लोन देखा है समुद्रों में या फिर महासागरों में, एक काम एरिया होता है उसके बीच में। ठीक है, यानी कि जो ये वाला एरिया होता है ना, वो एक बहुत ही काम, एक बहुत ही शांत क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे सिंपली आपसे ये बोल रहे हैं। तो जो सेंटर वाला एरिया होता है ना, साइक्लोन का जो बिल्कुल सेंटर वाला एरिया होता है, ये बहुत काम होता है, यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चल रही होती है। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं आई, यानी कि आई ऑफ द साइक्लोन, यानी कि जो बोलते हैं हम इसको बोलते हैं आंख। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल हिमालय। इनमें से कौन सी जो माउंटेन पीक है, हिमालय की जो पीक है, वो नेपाल हिमालय में स्थित नहीं है। ओके, आपको मैं एक चीज बताता, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर्स इसकी क्या है, टोटल हाइट है। तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक आपकी यही है। अब लोत्से भी नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में ही है, लेकिन ये जो कामेत है ना, ये कामेत याद रखना आप लोग, ये उत्तराखंड में है भाई। ठीक है, ये उत्तराखंड में है पहली बात तो, और ये यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पीक है, क्योंकि जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की वो है नंदा देवी। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है 7,817 मीटर। उसके बाद यहाँ पे आपका कामेत आता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कामेत। द नमामि गंगे प्रोग्राम जो था, यहाँ पे नमामि गंगे प्रोग्राम बेसिकली गंगा को रिजुविनेट करने के लिए, इसको साफ सुथरा दोबारा से बनाने के लिए इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ओके, जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार, इसने कब इसको यहाँ पे ये लॉन्च किया था, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये जो लॉन्च किया था इन्होंने, ये उत्तराखंड के हरिद्वार से लॉन्च किया था पहली बात तो, जून 2014 में। ओके, जून 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, नमामि गंगे प्रोग्राम को। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर करेक्टराइज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। देखो, प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, आज की डेट में तो ये है नहीं, इसकी जगह आज की डेट में कौन सा है? नीति आयोग है। कब से आया नीति आयोग भाई? 1 जनवरी 2015 से, है ना। इसकी जगह आगे आप ये प्लानिंग कमीशन तो है नहीं, लेकिन इन्होंने कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में यहाँ पे हमको पहले बताया था, जिसे हम बोलते हैं ACZ। ओके, जिसको हम बोलते हैं ACZ। तो टोटल यहाँ पे इन्होंने 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बताए थे, जैसे आपका गंगा प्लेन, ईस्टर्न प्लेट्यू, मिडिल गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ऐसा करके इन्होंने बहुत सारे 15 रीजन्स के बारे में बताया था, जहाँ पे खेती बाड़ी या फिर जो वहाँ का क्लाइमेट है उसके बारे में यहाँ पे ये लोग डिस्क्राइब करते हैं। ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रावी। देखो, जो ऋग्वेद है ना, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों के नाम कुछ और हैं आज की डेट के। जो आज की डेट में से आप गंगा, यमुना, रावी, चेनाब, सतलुज, ब्यास ये सब देखते हो ना, इन सब के नाम कुछ और थे ऋग्वेद में।
तो यहाँ पे सिंपली आपसे यही पूछा गया है, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है। देखो रावी से तो याद रखना ये तो हो गया पुरुषनानी, ठीक है, पुरुषानी, ये आप लोग याद रखना। अस्किनी, ये जो अस्किनी था ये किस नदी का नाम था, ये था चेनाब का नाम, ठीक है। वितस्ता, वितस्ता किस नदी का नाम था, झेलम। वितस्ता नदी के किनारे ही तो सिकंदर की लड़ाई हुई है ना। शत्रुदी, शत्रुदी से आप सिंपली कर लोगे, ये था सतलुज नदी, सतलज सतलुज आप बोल सकते हो। और पुरुषनी का क्या हो गया, रावी हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, डी। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर which extend from the top of the thermosphere up to 10,000 किलोमीटर। सिंपली यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जैसे मान लो ये हमारी जमीन है, जमीन के ऊपर सबसे पहले कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं शोमंडल, ठीक है। फिर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल। फिर आता है मीजोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं मध्य मंडल। फिर आता है आयनोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं आयन मंडल। फिर आता है आपका एक्सोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं बहाय मंडल। ओके ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये 8 से 18 किलोमीटर समथिंग में रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर आपका 50 किलोमीटर में समथिंग रहता है। ये जो मीजोस्फेयर आपका 80 किलोमीटर तक में रहता है। ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजों का डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। ओके तो यहाँ पे जो सबसे बाहर जो सबसे एक्सटेंड बोलते हैं ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये 10,000 किलोमीटर, यानी कि ये वो वाला एरिया है जहाँ पे स्पेस शुरू हो जाता है। स्पेस मतलब है, ठीक है, सब कुछ काला है और वो आप उसको गिन भी नहीं सकते हो, ठीक है। पहली बात तो आप उसको गिन भी नहीं सकते हो। यहाँ पे इन्होंने 10,000 किलोमीटर राउंड ऑफ करके दे रखा है। ओके तो वो कौन सा हो गया आपका, एक्सोस्फेयर हो गया। ओके जो सबसे एक्सटेंड पर है, सबसे आउटर एरिया में। When is the small tide form? स्मॉल टाइड का मतलब है छोटे जो टाइड होते हैं, जो आपने देखा होगा ज्वार और भाटा आपने सुने होंगे ना। पहले तो टाइड बनते कैसे है, जो लहरें आती है समुद्र में कैसे बनती है भाई, इसका सिंपल सा आंसर है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है। देखो ये मून है, यहाँ पे ये अर्थ है, यहाँ पे ये सन है, तो ये दोनों धक्का लगाते हैं अपनी पावर, इनकी जो पावर है ना उससे धक्का लगता है, समझ में आ गया। तो जब धक्का लगता है जो भारत जो अर्थ का समुद्र है वो हिलता है, हिलता है मतलब उसको जो पानी है वो हिलता है। कभी जो टाइड्स होते हैं वो हाई चले जाते हैं, कभी जो टाइड्स होते हैं वो लो चले जाते हैं जब ये वापस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपसे यही कह रहे हैं स्मॉल टाइड कब बनते हैं। स्मॉल टाइड तब बनते हैं जब जो सन एंड मून होता है ये राइट एंगल पे होते हैं अर्थ के। देखो यहाँ पे ये हो गया अर्थ, यहाँ पे सन और यहाँ पे मून, तो राइट एंगल बन रहा है ना, ठीक है। जब भी यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, तो जहां पर भी ये राइट एंगल बन रहा होगा वहां पे क्या आएगा आपका, स्मॉल टाइड्स आएंगे। जब यहाँ पे ये राइट एंगल को नहीं, जब ये क्या बन रहे होंगे, स्ट्रेट एंगल बन रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पे आपका हाई टाइड्स आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट इन तिब्बत। तिब्बत में किस एनिमल का यूज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, तो सिंपल सी बात है वो हम करते हैं याक का, जिसे हम बोलते हैं उनकी भाषा में झुप्पू, ठीक है। कैमल का यूज हम करते हैं डेजर्ट में, जिसको हम बोलते हैं राजस्थान, है ना। लामा भी एक प्रकार की गोट होती है जो कि आप साउथ अमेरिका में इसका आप यूज कर सकते हैं। बुलक एक कैटल होती है पहली बात तो, है ना, ये इसका इस्तेमाल आप ट्रांसपोर्टेशन में करते हो, बट ये इंडिया के रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, ये मैंडेटरी है, ये मार्क आपको लगाना पड़ेगा। जो भी मार्क आपको फ्रूट जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको आपको अगर इंडिया में बेचना है तो ये वाला मार्क होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैम बेचते हो, पिकल्स यानी कि जो अचार बेचते हो, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, स्क्वैश होते हैं पीने वाले, जैसे आपने देखा होगा रूह अफ़ज़ा सब होते हैं, तो इसका अगर यहाँ पे मार्क नहीं है तो आप इंडिया में वो सामान यानी कि फूड का जो आइटम है वो आप नहीं बेच पाओगे। तो वो होता है आपका FPO, FPO वाला जो ये है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। ये वाला मार्क, जैसे एग मार्क आपने सुना होगा, जैसे BIS हॉलमार्क सुना है आपने सोने में, सोने में ये अगर लगा होगा तो यानी कि ये सोना जो है टेस्टेड है। जैसे ISI है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सामान जो होते हैं, जैसे हेलमेट हमेशा ISI मार्क का ही लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये क्या करता है, स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करता है, कि यानी कि ये देखता है कि भाई ये जो सामान बन रहा है ये स्टैंडर्ड के अनुसार है या नहीं है। क्या आपने ऐसा हेलमेट बना दिया कि भाई वो हेलमेट बहुत कच्चा है, एक्सीडेंट हुआ और हेलमेट भी टूट गया और सर भी टूट गया,
है ना। तो यहाँ पर ISI मार्क होता है तो ये किसी भी सामान के स्टैंडर्ड को यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हमेशा इसलिए बोला जाता है कि ISI मार्क वाली चीजें ही लेनी चाहिए। What is the range of the intensity scale used in measuring earthquake? earthquake यानी कि जो भूकंप होता है, अभी रिसेंटली भूकंप आया, ठीक है, म्यांमार में, आपको पता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो अर्थक्वेक का स्केल होता है उसकी इंटेंसिटी कितने से कितने के बीच में होती है। अभी आपने देखा 7.7 रिक्टर स्केल का आया, फिर उसके बाद अगले दिन आया 5.5 का, फिर दोबारा से 5.1 का। यहाँ पे 3 भूकंप अभी तक म्यांमार में आ चुके हैं। करंट की बात बता रहा हूँ, अभी करंट अफेयर का है ये। और यहाँ पे भारत ने अपना ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू भी यहाँ पे कर दिया, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सद्भावना हमने किसके लिए करा था, ऑपरेशन सद्भावना, सद्भावना हमने करा था हैती के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी साइक्लोन वाइक्लोन आया था। तो 11वें का जो हमारा आंसर है वो है 1 से लेके 12 के बीच में जो ये भूकंप होता है इसकी इंटेंसिटी को नापा जाता है। विच इज द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन कौन करता है? तो प्रोडक्शन के मामले में कजाकिस्तान है। अगर सिर्फ रिजर्व की बात करी जाए, कई बार रिजर्व्स वाला भी एग्जाम में भी आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स, यूरेनियम के रिजर्व्स कहाँ हैं, तो उसके लिए आप कर देना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूरेनियम का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ये आपने सुना होगा कई बार, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ये भी एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। Which of the following is an example of the most explosive type of volcano? यानी कि इनमें से कौन सी जो वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी है सबसे ज्यादा विस्फोट होते हैं इसमें। जब ज्वालामुखी आती है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है, इसकी जो एशेस होते हैं, इसके जो लावा होते हैं वो बहुत दूर दूर तक जाके गिरते हैं। पत्थर जो होते हैं अंदर से जो पिघला हुआ जो मोल्टन मैग्मा आता है वो पूरे हर जगह में जाता है। तो ये अमूमन ये माना जाता है इनमें से कौन सी, ये होती है कॉल्डेरा वोल्केनोस। बहुत पतली होती है ना ये, इसलिए जो नीचे से जो यहाँ पे तरल पदार्थ आता है, जो मोल्टन मैग्मा आता है, वो बहुत ही स्पीड से ऊपर आता है और ये पूरा तोड़ देता है। जब ये बहुत प्रेशर से आएगा तो ये तोड़ देगा, तो ये बहुत ऊपर ऊपर तक इसकी जो एशेस है वो जाते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक ऊपर इसकी एशेस जो राख होते हैं वो जाती है। तो काल्डेरा जो वॉल्केनोस होती है सबसे खतरनाक अभी तक ये मानी जाती है। स्लेट इज अ टाइप ऑफ, ये पत्थर का प्रकार है। पहली बात तो इग्नियस पत्थर कौन से होते हैं, जो मैग्मा के ठंडे होने से बनते हैं। जब ज्वालामुखी आती है, ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो यहाँ पे जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे यहाँ पे क्या बनते हैं, इग्नियस रॉक बनते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक रॉक वॉल्केनो से। सेडिमेंट्री रॉक किससे बनते हैं, जब जो हमारी नदियां होती है, नदियां जो अपने साथ अवसाद सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जैसे कि आपको पता होगा नदी अपने साथ कंकड़, बालू, पत्थर, मिट्टी सब लेके आती है, उनसे जो पत्थर बनते हैं हम उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कोई रॉक नहीं होता, बेसिकली क्यों नहीं होता मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों जब प्रेशर, हीट, ठीक है, टेम्परेचर के कारण जब अपना ये शेप और अपना ये आकार बदल देते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जो स्लेट है वो अपने आप में क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी कि सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विच जोन सेपरेट द क्रस्ट एंड मेंटल? देखो हमने उस टाइम जमीन के ऊपर वाला पढ़ा है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब जमीन के नीचे वाला देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है वो होता है क्रस्ट, फिर नीचे आता है मेंटल, फिर आता है यहाँ पे कोर, जहाँ पे सब कुछ तरल है। लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, यहाँ पे सब तरल पदार्थ में यानी कि लिक्विड फॉर्म में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस सिंपल ये पूछ रहे हैं कि जो क्रस्ट है और ये जो मेंटल है इसके बीच में जो ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। ये होती है लाइन कौन सी, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। ये भी आप लोग याद रखना। वैसे भी ये वाला और ये वाला और ये लिथोस्फीयर तो यही होती है, ठीक है, जो हमारी जमीन होती है। तो ये वाला ऑप्शन आप पहले काट सकते थे क्योंकि ये तो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? टेरेस्ट्रियल का मतलब जो घास, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, नॉर्मली टेरेस्ट्रियल होता है जमीन, पत्थर, ठीक है, पत्थर हो, यानी कि जमीन में रहने वाले हैबिटेट कौन सा है भाई? अगर आप देखोगे सिंपली ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या है, घास के मैदान है भाई। लेगून पानी में होता है, समुद्र किनारे होता है, तालाब पानी में होता है, दलदल पानी में होता है। घास के मैदान पत्थर वाली जगह में यानी कि जमीन पे होते हैं, मिट्टी में होते हैं, पानी में नहीं होते।
ठीक है। पानी में तो लगून आपको मिलेगा। लगून क्या है, जो आपका ये मान लो ये आपका सी शोर है, यहाँ पे एक पानी जम गया, इसके पानी जब ये हाई टाइड्स आए यहाँ पर और यहाँ पे पानी जम गया, इसे हम लेगून बोलते हैं। तालाब पानी वाला, स्वयं दलदल, ये आपको पता है। तो टेरेस्ट्रियल वाला कौन सा हो गया, घास के मैदान। अब घास के मैदान पानी में थोड़ा ना उगेंगे, पानी में उगेंगे तो फिर घास के मैदान दिखेंगे कैसे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ओके, Which of the following is the capital of the Union Territory of दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो एक चीज यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि भाई 26 जनवरी 2020 में ये दोनों पहले अलग अलग हुआ करती थी। दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव दोनों अलग अलग यूटी थी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब पहले दादर और नागर हवेली की सिलवासा थी, दमन एंड दीव की क्या थी, दमन थी, दीव थी, ये भी आप लोग याद रखना। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया और इनकी कैपिटल को दमन बना दिया। ठीक है, दादर और नागर हवेली एंड दमन एंड दीव अब एक यूटी है और इस यूटी की जो एक कैपिटल है वो है दमन। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। पोर्ट ब्लेयर आपको बताया, अंडमान एंड निकोबार है ना, और लक्षद्वीप की कवाराती, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। मरमागांव पोर्ट कौन से स्टेट में है, मरमागांव कोर्ट कहाँ पर है, पोर्ट सॉरी ये कहाँ पर है, गोवा में। कई बार आपको मझगांव भी सुना होगा आपने, मझगांव पोर्ट। ठीक है, मझगांव पोर्ट कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, मझगांव और मुरमागांव से याद रखना, महाराष्ट्र। ठीक है, तो मझगांव और मुरमागांव दोनों का डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक मैंने अभी बताया था, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इस पे हीट, टेम्परेचर और यहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है, जब ये पत्थर चेंज होता है, अपना आकार, अपना शेप चेंज कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अपना अस्तित्व ही चेंज कर लेते हैं ये। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। देखो सैंड स्टोन, सैंड का मतलब क्या हो गया भाई, रेत। रेत कहाँ पे मिलती है आपको, नदियों में, जो नदी अपने साथ लेके आती है। तो बलुआ पत्थर यानी कि जो रेत वाला पत्थर बनता है वो किससे बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक से बनेगा। तो ये सेडिमेंट्री रॉक है भाई। ठीक है, बाकी सब क्या है, ये मेटामॉर्फिक है। व्हाट इज द पाक स्टेट, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, ये पाइक नहीं है, ये पाक है, PALK। ठीक है, को पायलट कहां से खुल गया। ठीक है, समझ में आ गया, PAIK नहीं है, PALK है, पाल्क। देखो यहाँ पे तो बिल्कुल सही लिखा हुआ। पाक से पाकिस्तान मत समझना, पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक लैंड बॉर्डर है। बेसिकली स्ट्रेट का मतलब होता है जल मंडरू मध्य। इसका मतलब दो सागर या फिर दो महासागर को बीच में जब एक छोटा सा पानी का पैसेज जोड़ता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका जल मंडरू मध्य। इंडिया और चाइना तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो सी आता ही नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी सी आता ही नहीं है। ठीक है, और इंडिया और चाइना दोबारा से ये तो है ही नहीं। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया और श्रीलंका। जब आप स्ट्रेट देख रहे हो तो आपको पता है ये पानी में ही होगा। पानी से श्रीलंका और मालदीव भी जुड़े हैं भारत से, है ना, अगर देश की बात करूँ तो। ठीक है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर द बॉर्डर विद भूटान। देखो ये वाला हमारा ऊपर वाला एरिया, ठीक है, ये आपका भूटान, फिर ये यहाँ पे आपका ऐसे कैसे करके हमारे यहाँ पे ऐसे करके जाता है। ये वाला यहाँ पे क्या हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये नेपाल हो गया, ये यहाँ पे भूटान हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल इतना हो गया, ये वाला क्षेत्र आपका आसाम वाला हो गया, ये वाला आपका सिक्किम हो गया। तो ये तो भाई कितने से जुड़ा हुआ है, 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, आसाम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, भूटान के साथ इंडिया 699 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर क्या करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और भारत का सबसे ज्यादा लंबा जो लैंड बॉर्डर है वो है बांग्लादेश के साथ में, जो कि है 4096 किलोमीटर लंबा। ये भी कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर। भारत में सबसे पहले जो सूर्य उदय है वो सबसे पहले किस राज्य में होगा। ऑब्वियस सी बात है कि सूर्य जो निकलता है, ठीक है, पूर्व से जब ये निकलता है तो सबसे पहला राज्य हमारा कौन सा पड़ेगा, अरुणाचल पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसी सोचने वाली बात तो है ही नहीं। उड़ीसा तो हो ही नहीं सकता, वेस्ट बंगाल हो नहीं सकता, मेघालय यहाँ पे पड़ता है आपका, कहाँ पर, बांग्लादेश के साथ में। तो ये आपका पूर्व में जब निकलता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले
कि भाई सबसे पहला गांव कौन सा है जहां पर भारत की सबसे पहले जब सूर्योदय होने पर पहली किरण आती है, तो वो है आपका डोंग विलेज। ये भी एग्जाम में कई बार आ रखा है। डोंग विलेज जो है अरुणाचल प्रदेश का, सबसे पहले सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती हैं। द अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप है, भूकंप की जो तरंगे हैं, ये किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड करी जाती हैं? ठीक है, रिक्टर स्केल मैं आपको अभी पहले बताया था मैंने आपको, ये इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, कितना कितना खतरनाक आया था, कितना तीव्र आया था, ये तो इसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर तो मुझे लगता नहीं आपको ज़्यादा समझने की जरूरत है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? ह्यूमिडिटी मेजर करता है, हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में कितना पानी है ये इसको देखता है। बैरोमीटर हमारे वायुमंडल में प्रेशर को चेक करता है। ये किसके लिए है? ये प्रेशर के लिए है। ये किसके लिए? ये ह्यूमिडिटी के लिए है। ये भी एग्जाम में कई बार आता है। तो हमारे पास बचा सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ क्या करता है? इसको रिकॉर्ड करता है। हमारा आंसर हो जाएगा सिज्मोग्राफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप? देखो, भारत में 3 सीजन है, रबी, खरीफ एंड जैद। ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, रबी, खरीफ और जैद। रबी है ठंड का, ठीक है, ठंडियों का। खरीफ है गर्मियों की फसल, ठीक है, और जो जैद है वो है इन दोनों के बीच की। जैसे आप अप्रैल से जुलाई तक आप बोल सकते हो, अप्रैल से जून तक भी आप बोल सकते हो, जिसमें आप उगाओगे भाई वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज जिसे हम बोलते हैं, खीरा, ये सब इसमें उगते हैं। खरीफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फसल कौन सी है भाई? आपका चावल है, क्योंकि ये उगाया जाएगा कब? जून जुलाई में, जब आपका बरसात आएगी, क्योंकि इसको पानी बहुत चाहिए होता है। रबी की सबसे इंपॉर्टेंट फसल कौन सी है? गेहूं है, क्योंकि इसे ठंड में उगाया जाएगा, अक्टूबर में। उसके बाद मार्च अप्रैल में काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ। खरीफ का मतलब क्या है? गर्म। तो यहाँ पे सिंपल सा आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा यहाँ पे कॉटन। ठीक है, जो कपास होता है उसको भी हम लोग कब उगाते हैं? गर्मियों में उगाते हैं। बाकी ये सब वीट हो गया, चना हो गया, मटर, ये सब ठंडियों की फसल है। चलो अगला देखो, द टर्म व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ये कई बार एग्जाम्स में आते हैं, है ना। ब्लू रिवोल्यूशन पानी का है, यानी कि एक्वाकल्चर का है। ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल राउंड डेवलपमेंट का है, खेती का है, ऑल राउंड डेवलपमेंट का है। किसने करा था? भारत में एम स्वामीनाथन ने किया था। 2024 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखना। ओके, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था? नॉर्मन ई बोरलॉग ने। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, यूएसए से स्टार्ट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्या होता है? दूध होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मिल्क। ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया था? एग्जाम में कई बार आता है व्हाइट रिवोल्यूशन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये है द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है शिमला। ये भी याद रखना आप लोग। किसकी राजधानी? हिमाचल प्रदेश की राजधानी। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है? उत्तर प्रदेश दुनिया का मैं क्या बोलूं, भारत का सबसे ज्यादा आलू प्रोड्यूस करने वाला क्या है? राज्य है। ये भी याद रखना आप लोग। ये तो पोटैटो का हो गया। अच्छा, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CRRI बोलते हैं। ये कटक में, उड़ीसा के कटक में। ये भी आ सकता है आपका राइस का। ठीक है, अब यहाँ पे करनाल दे रहे, करनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी यहाँ पर है। ठीक है, हैदराबाद में क्या है? ये है पंचायती राज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिसे हम बोलते हैं NIRDPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी। ओके, द हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV सीड बोलते हैं जिसको हम, जो बीज जो अधिक पैदावार देते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ पे डेवलप किए गए थे? क्योंकि HYV सीड्स भारत की जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले जो हमारे पास बीज होते थे वो ज्यादा पैदावार नहीं देते थे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन सोर्स HYV भी था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी था, ज्यादा उपज देने वाले बीज का प्रयोग करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रयोग नॉर्मन ई बोरलॉग
जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता कहे जाते हैं पूरी दुनिया के। इन्होंने मैक्सिको से इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये कहाँ पर है? पहली चीज तो याद रखना, दुनिया का नहीं बोल रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट अगर आपसे पूछा जाए, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इस पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? इस पोर्ट का दूसरा नाम है नाहवा शेवा। ये भी एग्जाम में आता है कि नाहवा शेवा पोर्ट कहाँ पर है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। ये कई बार एग्जाम में आ रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव? हार्बर वेव का मतलब क्या है? बंदरगाह की लहरें, बड़ी बड़ी लहरें। तो जापानीज लोग सुनामी से बड़ा डरते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ये वर्ड क्या है? पहली बात तो ये वर्ड ही जापानीज वर्ड है जिसमें टी साइलेंट होता है और हम इसको सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सुनामी होता है इसका मतलब क्या होता है? हार्बर वेव्स, यानी कि जो बंदरगाहों की लहरें होती है। विच इज द बेस्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया? भारत की पहली भी बोल सकते हो, बेस्ट भी बोल सकते हो, आप जो आपको बोलना है वो भी बोल सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर को जो बोलना होगा वो बोलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहली प्लान्ड सिटी भारत में चंडीगढ़ है, इसमें ऐसा कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, ये पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सिटी भी है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए रॉक गार्डन कहाँ पर है भारत में, कभी आपसे रोज गार्डन पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो दोनों कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में है, ये भी आप लोग याद रखना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना, आपने बोलना है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और कभी अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना होती है। किसके नाम पर? हेली नेशनल पार्क के नाम पर, क्योंकि मालकन जो हेली था, मालकन हेली उस बंदे का नाम था जिस बंदे ने उत्तराखंड में इस नेशनल पार्क की स्थापना करी थी, यानी कि इनके नाम पे हुई थी। बेसिकली यहाँ के ये कमिश्नर थे उस टाइम पे, कुमाऊं कमिश्नर थे। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में ये स्थित है। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाया गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो ये हीराकुंड डैम है इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो भारत का सबसे लंबा डैम, याद रखना, भारत का सबसे लंबा डैम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, लंबाई इसकी 4.2 किलोमीटर लंबा है भारत का, याद रखना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी आपका आगे एक और आएगा तो उसमें आपको अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूंगा। ओके, तो ये है महानदी में। महानदी कहाँ पर है भाई? ओडिशा में। ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। भाई ये कब बनकर तैयार हुआ था? 1957 में ये बनके तैयार हो गया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अभी आपका बांधवगढ़ था मध्य प्रदेश में, अब सरिस्का कहाँ पर है भाई? ये राजस्थान में। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। उत्तराखंड में कौन सा था? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, एक ही बात है। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। असम में कौन सा टाइगर रिजर्व है भाई? मानस नेशनल पार्क, वो टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कौन सा है भाई? सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क, दोनों यहीं पर ही है, एग्जाम में कई बार आता है। सर इसका कहां पर है? राजस्थान में है। डोलोमाइट इनमें से किस मेटल का ओर है? ठीक है, किस मेटल से आपको डोलोमाइट निकलते हुए देखने को मिल जाएगा? डोलोमाइट इज द ओर ऑफ कैल्शियम। ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता भी है। और आप लोगों को ये याद रखना है एल्युमिनियम का कौन सा होता है, ठीक है, पोटेशियम का कौन सा होता है, स्ट्रोंटियम का कौन सा होता है। अभी आगे इससे रिलेटेड आएगा तो मैं वहां पे आपको ये बता दूंगा, लेकिन आपको वो सब भी याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर डज नॉट टच चाइना? इनमें से कौन सी कंट्री का जो बॉर्डर है वो चाइना को टच नहीं करता है? पहली चीज आपको ये समझनी है, दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है चाइना जिसकी जो लैंड की जो बाउंड्री है वो सर्वाधिक देशों से लगती है। तो याद रखना, जो चाइना की लैंड बाउंड्री है, जो लैंड टेरिस्ट्रियल बाउंड्री है, वो 14 कंट्रीज से लगती है। जैसे भारत की 7 देशों से लगती है ना, उसी प्रकार चाइना की 14 देशों से लगती है। ठीक है, तो इनमें से किसकी नहीं लगती है? तो भाई कंबोडिया, साउथ एशियन कंट्री है ये, इसकी तो लगती नहीं है।
ठीक है। कंबोडिया, ये आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, कंबोडिया देश की राजधानी चाइना से नहीं लगती है। विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चंबल नदी भाई कहाँ की नदी है? ये सेंट्रल इंडिया की नदी है। गोदावरी नदी भाई महाराष्ट्र से निकलती है ना। कावेरी नदी साउथ सदर्न नदी है। ब्रह्मपुत्र ही एकमात्र ऐसी नदी है जो नॉर्थ से निकलती है। इन सभी ऑप्शंस में से इनको आप पहले काट सकते हैं, जिस बच्चे को नहीं भी पता होगा वो भी ये कर लेगा, क्योंकि ये तीनों ही नदी भारत के या तो सेंट्रल पार्ट या तो सदर्न पार्ट से थी, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी आप बिना देखे भी टिक मार सकते थे, बिना सोचे समझे भी टिक मार सकते थे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर में है और तिब्बत भारत के उत्तर में है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना तिब्बत में है एक मानसरोवर लेक, कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील जिसे हम बोलते हैं। यहां से बेसिकली तो 3 नदियां निकलती हैं। ठीक है, एक तो नदी निकलती है भाई इंडस रिवर, अभी आगे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा अगर क्वेश्चन आएगा तो। फिर निकलती है यहाँ से कौन सी? सतलुज नदी। फिर निकलती है यहाँ से सांगपो नदी। ये सांगपो नदी जब भारत के अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बेसिकली असम में बोलते हैं, अरुणाचल में तो उसको दिहांग या दिबांग कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखना, कई बार एग्जाम में आ रखा है कि ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल में नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। पहले तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, सार्क की स्थापना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क की स्थापना ढाका में होती है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरीट नेपाल के काठमांडू में है, ये भी याद रखना। इसमें टोटल आज की डेट में तो 8 मेंबर हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वर स्टेट भी है। वैसे 7 बोलते हैं, अफगानिस्तान को ये लोग मानते नहीं है क्योंकि वहां पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था। अब इसकी मीटिंग होती भी नहीं है सार्क की, अब इसको इतनी इंपॉर्टेंस मिलती भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। जो अफगानिस्तान है इसने 2007 में सार्क को ज्वाइन करा था, हालांकि सार्क बहुत पहले बन चुका था। ओके, कई बार एग्जाम में आता भी है। ओके, चलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस और अ गैस विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर? देखो यहाँ पे ये हो गया आपका ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फियर। मैं यहाँ पे बना देता हूं ट्रोपो और स्ट्रेटो। इसके बीच में एक लेयर और है जिसको हम बोलते हैं कौन सी? ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है ना, सन से जो हानिकारक किरणें आती हैं, ठीक है, जो हानिकारक यहाँ पे किरणें आती है जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस, जिससे इंसान को क्या किसका खतरा है? स्किन कैंसर होने का खतरा है। तो ये जो ओजोन लेयर होती है ये हमको प्रोटेक्ट करती है, ये इसकी इंटेंसिटी को कम कर देती है, जैसे ट्रोपोस्फियर में जो अल्ट्रा वायलेट रेज है बहुत कम पहुंचती है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फियर में स्थित है, पहली बात तो ये याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में आता है कि कितने किलोमीटर ऊपर स्थित है ओजोन लेयर, तो 35 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर स्थित है हमारे वायुमंडल में। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस, यानी कि वो गैस जो ओजोन लेयर को खराब कर रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ये आपको पता है ना। तो यहां पर ये क्या है? CH2CIF। ठीक है, CH2CIF क्या है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। सिंपली आप CFC आपने सुना होगा, CFC है, HFC है, ये सब क्या करती हैं? खराब कर देती हैं हमारे वायुमंडल को। मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ओके, और क्या हो गया हमारे यहाँ पे? कार्बन, सबसे बड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम गाड़ियों से निकाल रहे हैं। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, जंगल जब जल रहे हैं तब निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ कट रहे हैं उससे ऑक्सीजन नहीं बन रही है। Which of the following cities is farthest from the southernmost tip of the mainland of India? अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो भारत का सदन वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा है यहाँ पे कौन सा? कन्याकुमारी। ठीक है, आप इसे क्या बोल सकते हो यहाँ पे? ये हमारा सदन मोस्ट टिप है, या फिर ये मेनलैंड की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ नॉर्मली भारत का अगर सदर्न पॉइंट बोलोगे तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, हालांकि वो भी पानी के अंदर डूब चुका है सुनामी आने के बाद। ओके, तो कन्याकुमारी जो कि हमारा सभी क्या है, हमारी जो मुख्य भूमि है भारत वाली, उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सबसे पास कौन सा पड़ेगा। हालांकि इसके लिए आपको ज्योग्राफी का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो नांदेड़ है इसका राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? जब जो जानवर होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, वो सदियों से नीचे जमीन के नीचे पड़े पड़े गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवों का बचा हुआ अवशेष। तो फॉसिल फ्यूल इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो तेल होता है, कोयला है, जो सारे के सारे नेचुरल गैस हैं, ठीक है, जो ऑयल है, ये सब बनता फॉसिल फ्यूल से ही है। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं है? बायोमास। बायोमास नहीं है भाई, ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये बायोलॉजिकल मटेरियल है। पहली बात तो ये जीवों से निकलता है, जैसे आपका गोबर हो गया, एक तरीके से आप ये सिंपली आप कह सकते हो। तो बायोमास हमारा नहीं है। बिटुमिन जैसे हम बोलते हैं, कोयले का ही एक रूप होता है। पेट्रोल हो गया, डामर हो गया, सब किसका किसका रूप है? तारकोल का ही यूज है, जिसका यूज हम रोड बनाने में करते हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कौन करता है? ब्राजील करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हम बोलते हैं क्यूबा को। ठीक है, अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट को हम बोलते हैं वीट बास्केट, क्योंकि सबसे अच्छा प्रोडक्शन यही करते हैं वीट का। अच्छा बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा तो नहीं करते हैं। ठीक है, वो चाइना ही है, राइस और वीट में, दोनों में। वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड हम यूएसए को कहते हैं। ठीक है, भूटान को हम बोलते हैं द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ये एग्जाम में आ रखा है अभी, एसएससी के एग्जाम में, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, वज्र भूमि यानी कि जहां पर बिजली कड़कती रहती है। ठीक है, बेसिकली वहां का मानसून थोड़ा ज्यादा ऐसे ही रहता है। ठीक है, इंटेंस ही रहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मिडनाइट सन इज विजिबल? मिडनाइट सन क्या है? बेसिकली आपका जो रात होती है, रात के जो बीच वाला टाइम होता है, उसमें सन दिखाई देता है। बेसिकली आपको पता है वो कौन से रीजन होते हैं? पोलर रीजन होते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मेडिटेरेनियन रीजन तो होगा नहीं, ये तो आपका एशियन रीजन है, एशिया के पास पड़ता है। इक्वेटोरियल रीजन कौन सा है? जहाँ पे आपका पृथ्वी का बीच वाला भाग, वहां पर भी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, पोलर रीजन में ही पड़ेगा। आर्कटिक, आर्कटिक कहाँ पर है? नॉर्थ पोल में है। जैसे नॉर्वे हमारी एक कंट्री है, तो ये आपका मिडनाइट सन कहाँ पे दिखेगा? आर्कटिक एरिया में ही दिखेगा, जापान में भी नहीं दिखेगा। तो हमारा सी आंसर है। द स्टील प्लांट एट बोकारो, जो स्टील प्लांट बनाया गया था भारत का बोकारो में, ये किसकी हेल्प से यहाँ पे बनाया गया था? सिंपली आपसे यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। तो सोवियत, उस टाइम पे सोवियत रशिया था, सोवियत संघ था, जिसे हम रशिया बोलते हैं आज की, उस टाइम पे हम बोलते थे यूएसएसआर। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आज की डेट में हम इसे रशिया कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से भारत के बोकारो में स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। विच टू लैंड बॉडीज आर डिवाइडेड बाय बास स्ट्रेट? ठीक है, बास स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, जो ये कंट्री है, इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट का मतलब आपको बताया था, जलमंडू मध्य। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जैसे ये भारत है ना, ठीक है, यहाँ पे ये श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, ये भी तो एक सागर है, मैं महासागर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा अरब सागर, अरेबियन सी। ठीक है, ये पानी अरेबियन सी का और ये बे ऑफ बंगाल का। ये जो छोटा पैसेज है ना पानी का, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट। जबकि मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि ये था पाक स्ट्रेट, है ना, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो याद रखना, ये जो स्ट्रेट होते हैं, जलमंडू मध्य, जल संधि जिसको हम बोलते हैं, ये दो पानियों को आपस में जोड़ती है। इसका पानी आपस में ही जोड़ रही है। लेकिन ये जो लैंड है, ये इसको अलग भी तो कर रही है, पानी को जोड़ती है और लैंड को अलग करती है। ठीक है, सिंपली आप समझ गए। तो यहाँ पे स्ट्रेट जो है, ये आपका तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया, ये आपको स्ट्रेट्स लर्न करने होते हैं। डेविस स्ट्रेट लर्न करना होता है, बास स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट्स होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, वो स्टैटिक वाली चीजें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती है अलग से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑयल सीड? ऑयल सीड का मतलब तिलहन, जिनसे तेल निकलता हो। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ग्राउंडनट से आप तेल निकाल सकते हैं, मूंगफली का तेल आप लोगों को पता है, तिल का तेल भी आप लोगों ने कई बार देखा हुआ है, सोयाबीन ऑयल भी आप लोगों ने सुना है। ओट्स का तेल कभी भी नहीं होता, ओट्स तो हम लोग खाते हैं जैसे नाश्ते वास्ते में, वो होता है। ओटावा एक कैपिटल सिटी है कौन सी कंट्री की?
सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझने वाली चीज है। सिंपली आपसे यहाँ पे कैपिटल पूछी गई है। तो ओटावा किसकी कैपिटल है भाई? कनाडा की। ठीक है। ग्रीस की कैपिटल क्या है जहां पे दुनिया में पहली बार ओलंपिक खेल खेले गए थे? एथेंस। ठीक है। फ्रांस की पेरिस है। ठीक है। नॉर्वे की ऑस्लो है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। द नेचुरल गैप्स अक्रॉस द माउंटेन विच प्रोवाइड रूट आर कॉल्ड। देखो ये हो गया आपका माउंटेन। ठीक है। मैं खुद पहाड़ी आदमी हूँ। माउंटेन्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग को कई बार चलना पड़ता है इस माउंटेन से इस माउंटेन। किसका घर यहाँ पर है, किसी का घर यहाँ पर है। तो दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है, जो पगडंडी होती है, इसे हम हिंदी में तो बोलते हैं दर्रा। ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं पासेस। और याद रखना तिब्बती भाषा में इसे बोलते हैं ला। इसलिए आपने सुना होगा जोजीला, है ना, शिपकीला, खारदुंगला। ये सब आपने जो ला सुने ना, इसका मतलब पास होता है, यानी कि दो पहाड़ियों को जोड़ने वाला रास्ता। तो हम उसे बोलते हैं पासेस। ठीक है। चलो, द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज टर्म्ड एज। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। एक आपने सुना होगा वर्टिकल और आपने सुना होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो जब यहाँ पे जो हवा है उसका जो मूवमेंट होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एयर करंट। ठीक है, एयर करंट। जब वायु धारा, ओके, ये अशांति होगा नहीं, गतिशीलता होगा नहीं और विंड होगा नहीं, सिंपली आप इसे एयर करंट भी बोल सकते थे। जैसे आपने सी करंट भी सुना होगा, है ना, हम्बोल्ट करंट सुना है आपने, कैनरी करंट सुना होगा आपने, गिनी करंट सुना होगा आपने, पेरू करंट सुना होगा। पेरू हम्बोल्ट तो एक ही एक है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे करंट सुने होंगे ना। ठीक है। तो वो होते हैं आपके सी के। वैसे ही आपके जो हवा के होते हैं वो होते हैं आपके एयर करंट। जैसे आपने श्रिंकिंग 60s, फ्यूरियस 40s सुना होगा आपने, है ना, हॉर्स लैटिट्यूड के आसपास वो बहते हैं। ओके। तो ऐसे ही जो हवा के होते हैं वो वर्टिकल मूवमेंट होता है उनका, उसे हम बोलते हैं एयर करंट। ठीक है। द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव न्यू मून्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, न्यू मून्स क्या होते हैं भाई? पूर्णिमा। ठीक है। जो दो पूर्णिमा होती है उनके बीच में टाइम पीरियड कितना होता है? बीच में भाई एक अमावस्या भी तो आएगी, बीच में एक अमावस्या भी तो आएगी ना। ठीक है। तो याद रखना ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो ये 29.5, 30 दिन आप लगा लो। तो जब आपने देखा होगा अगर 1 तारीख को अमावस्या है, वो सॉरी पूर्णिमा है, तो आपको 30 तारीख के आसपास भी दोबारा से पूर्णिमा देखने को मिल जाएगी और 15 को हमको अमावस्या देखने को मिलेगी। ठीक है। नो मून बोलते हैं अमावस्या को, फुल मून बोलते हैं किसको? यहाँ पे पूर्णिमा को। और अगर एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। दूसरा वाला ब्लू मून होता है, वंस इन अ ब्लू मून। आपने इंग्लिश में कई बार कहावत भी सुनी होगी। ठीक है। चलो, कलाकड़ मुंडेनथुलई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका है तमिलनाडु में। ओके। ठीक है। चलो, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेन। भाई जो रेन होती है, यानी कि जो बारिश होती है, वर्षा होती है, उसके लिए इनमें सबसे बड़ा कारण कौन सा है? फिल्टरेशन हो नहीं सकता, इवापोरेशन एक कारण है, कंडेंसेशन भी एक कारण है। देखो हवा है, गर्म हवा, ये ऊपर उठेगी, ऊपर जाएगी वायुमंडल में, वायुमंडल ठंडा है। ठीक है। तो वहां पे जाके ये हवा ठंडी हो जाएगी और जो वहां पे बादल है उसके साथ मिलकर ये पानी बनकर नीचे गिर जाएगी। जब ये ऊपर जा रही है सूख के, तो ये तो हो गया आपका इवेपोरेशन। जब ये पानी बन के नीचे गिर रही है तो हो गया ये आपका कंडेंसेशन। तो बारिश के लिए दोनों ही चीजें तो जरूरी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज द प्लैनेट मार्स हैव? देखो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। यहाँ पे ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, फिर यहाँ पे आपका जुपिटर, यूरेनस, वैसे तो बड़ा ये है, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, ये हो गया आपका यहाँ पे सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये प्लैनेट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जहाँ पे सतह है, जहाँ पे जमीन है। ये होते हैं गैसियस प्लैनेट, जहाँ पे कोई जमीन नहीं है, जहाँ पे कोई पत्थर नहीं है, सिर्फ गैस का गुब्बारा है। ठीक है। मरकरी का एक भी सैटेलाइट यहाँ पे नहीं है। वीनस का भी
नहीं है। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम बोलते हैं मून, चंद्रमा। मार्स के 2 हैं। कौन कौन सा है? फोबोस एंड डीमोस। ये दोनों ही इसके नेचुरल सैटेलाइट हैं। ओके। जुपिटर के कितने हैं? बहुत सारे, अभी तो 95 समथिंग हो चुके हैं। सैटर्न के भी सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट वाला ये पहले ये था, अब ये बन चुका है सैटर्न, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में शनि, जिसे हम बोलते हैं इसे बृहस्पति, जिसे हम बोलते हैं मंगल। मंगल भारी है बोलते हैं ना, वो यही है मार्स। इसको पता भी नहीं कि मैं कितना भारी हूं। ठीक है, तो ये डी। विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन? देखो ये आपका अर्थ है। अर्थ के सबसे पास में स्टार, देखो मून सबसे पास में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो मून है। अगर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो वो तो मून है, लेकिन मून स्टार में नहीं आता, क्योंकि मून जो है अपनी एनर्जी सन से या फिर दूसरे स्टार से लेता है। स्टार क्या है? जो अपनी एनर्जी खुद बनाता है। तो सबसे पास में तो सन है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसने आफ्टर सन बोला हुआ है, तो वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर मैं सन, अगर हमारे सेलेस्टियल, अगर मैं बोलूं कि हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा स्टार कौन सा है, तो आपने सन लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सन के बाद अर्थ का सबसे पास में स्टार कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये 3 स्टार्स का एक ग्रुप है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट? दुनिया का सबसे बड़ा हॉट यानी कि गर्म मरुस्थल कौन सा है? यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको पता है, सहारा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, कोल्डेस्ट डेजर्ट अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? तो आपका अंटार्कटिका होना चाहिए। क्यों? डेजर्ट का मतलब सिर्फ रेत नहीं होता। डेजर्ट का मतलब वो होता है जहां पर पेड़ और पौधे नहीं उग सकते। तो बर्फ में कैसे उगाओगे आप? ठीक है, वैसे तो आपने देखा होगा कि आपको जो आंसर है वो गोबी डेजर्ट मिलता है हमें से ज्यादातर, ठंडे अगर मरुस्थल की बात करें, लेकिन गोबी नहीं है। अंटार्कटिका भी एक डेजर्ट है, बस वो कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सहारा है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जहां पे आपको रेत मिलेगी। यहाँ पे आपको एक हवा चलती हुई मिलेगी, इसका नाम था खमसीन, है ना, ये भी कई बार एग्जाम में आ रखी है। भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो वो है थार डेजर्ट। ठीक है, ओके। विच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया? यानी कि इसे हमने खुद से बनाया, ये नेचुरली नहीं बनाया, तो वो चेन्नई है। ओके, ये भी आप लोग याद रखेंगे। हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है? तो हल्दिया पोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल में से, दोनों में से एक में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम बोलते हैं टिस्को, ये कहाँ पर है भाई? इसको किसने बताया था, किसने बनाया था? जमशेदजी टाटा ने बनाया था। कब बनाया था? 1907 में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? जमशेदपुर, झारखंड में बनाया था। इन्हीं के नाम पर ये शहर भी है, इन्हीं ने ये कंपनी बसाई भी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा? ठीक है, इनमें से कौन सी नदी को हम दक्षिण गंगा के रूप में जानते हैं? ठीक है, तो दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, दोनों नाम किसके हैं? गोदावरी के हैं। ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। कहां से निकलती है ये? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के कहां से निकलती है? त्रियंबक से, त्रियंबक पठार से। ठीक है, महाराष्ट्र के त्रियंबक पठार से ये नदी निकलती है। ठीक है, और ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? ये मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया है। व्हीट और अगर राइस दोनों का आएगा तो आपने चाइना ही करना है। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार आता है। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली। अरावली जो रेंज है हमारे भारत में, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। जैसे हिमालय की माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार से अरावली की गुरु शिखर है। जो अरावली रेंज है, याद रखना, ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये भी एग्जाम में आता है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये गुरु शिखर यहीं पर ही है। ओके, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिम्बर इन द वर्ल्ड? यानी कि लकड़ी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूनाइटेड स्टेट करता है भाई, ब्राजील करता है। कॉफी का ये भी आप लोग को मैंने उस टाइम पे बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन इज नोन एज शिवालिक? जहां पे मेरा घर है, जहां पे मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो शिवालिक रेंज में ही पड़ती है
है ना। हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून का मैक्सिमम पार्ट शिवालिक रेंज के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो शिवालिक रेंज देखो सबसे पहला आता है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय इसको आप बोल सकते हो, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट हिमालय इसको आप बोल सकते हो। फिर आता है आपका ग्रेट हिमालय, हायर हिमालय भी बोलते हैं। फिर आता है आपका लेसर हिमालय, जिसे मिडिल हिमालयस भी कहते हैं। फिर आपका आता है शिवालिक। फिर आता है आपका गंगा प्लेन। ठीक है, जैसे आपका हरिद्वार हो गया, जैसे आपका उधम सिंह नगर हो गया, ऋषिकेश वाला इलाका हो गया, वो प्लेन्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इसे हम बोलते हैं शिवालिक, जो कि किस में आता है, आउटर हिमालयाज में आता है, यानी कि बाह्य हिमालय में हम इसको लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लेनेट वीनस, अभी आपको बताया था, मरकरी हो चाहे वीनस हो, उनके जो नेचुरल सैटेलाइट है वो 0 है ना। इसमें ऐसी कोई नॉर्मल ऐसा कुछ है नहीं जो आपको याद करने वाली चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट नाउ रेफर्ड एज ड्वार्फ प्लेनेट, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। ठीक है, अब याद रखना प्लूटो जो था ना, वो पहले हमारा एक ग्रह था। पहले हमारे पास सोलर सिस्टम में 9 ग्रह थे, जिसमें से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्लूटो को ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया, जिसको हम हिंदी में यम बोलते हैं। ठीक है, इसका दर्जा खत्म कर दिया और इसे क्या बना दिया, फिर ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया। खासी ट्राइब भारत के किस स्टेट में रहती है, आपने सुना होगा खासी, गारो, जयंतिया, है ना। ये हिल्स भी है, ये ट्राइब्स भी हैं, जो कि कहाँ पर है, भारत के मेघालय में ये रहती हैं। असम में कौन सी ट्राइब रहती है, बोडो ट्राइब, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स ओनली 88 डेज टू मेक 1 रिवोल्यूशन ऑफ द सन, हर जो ग्रह होगा हमारे सोलर सिस्टम में वो सन का चक्कर लगा रहा है। जैसे जो ये अर्थ है, अगर ये जो अर्थ है ये सन का चक्कर कितने में लगाती है, 365 दिन, है ना। ये आप लोगों को पता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट 42 सेकंड समथिंग ऐसा लगाते, तभी तभी 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है ना। तो समथिंग इतना यहाँ पे ये टाइम पीरियड लगता है, कई बार 6 घंटे भी हो सकते हैं, मे बी ऐसा है। ठीक है, 6 आवर 48 सेकंड समथिंग कुछ है, बट आप इतना ही याद रखेंगे, नॉर्मली इतना ही आता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे कम टाइम पीरियड लगाता है वो कौन सा हो गया भाई, हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ बस। ठीक है, वैसे तो जुपिटर का भी है भाई, वो रिवोल्यूशन ही, वो रोटेशन ही 10 आवर्स में कर लेता है। ठीक है, रोटेशन अलग है, रिवोल्यूशन अलग है, परिभ्रमण और परिक्रमण। ओके, तो ये मरकरी है, सबसे पहला ग्रह है जो कि सन के पास में है। ये 88 डेज लगाता है अर्थ किसके, सन के चक्कर काटने में। ओके, और अर्थ लगाता है 365 दिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड वेटेस्ट कॉन्टिनेंट, वेटेस्ट का मतलब सबसे गीला, सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है, सबसे ज्यादा बारिश पड़ेगी तो सबसे ज्यादा जंगल भी होंगे वहां पे। तो दुनिया का सबसे ज्यादा जंगल कहां पर है, अमेजन फॉरेस्ट, इसको हम पृथ्वी का लंग्स भी कहते हैं, लेकिन उसको खत्म किया जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। ओके, अर्जेंटीना ब्राजील वाला एरिया। हाउ डज द सन गेट्स इस एनर्जी, यानी कि सन के पास जो एनर्जी वो कहाँ से आ रही है भाई, कोई तो उसे इलेक्ट्रिसिटी जाके प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, तो वो कहाँ से आ रही है भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन किसका हो रहा है, हीलियम और हाइड्रोजन का हो रहा है। ये याद रखना आप लोग, किसका हो रहा है, हीलियम और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिससे एनर्जी जनरेट हो रही है। ओजोन लेयर होती है वो कहाँ पर है, मैंने आपको अभी बताया था, ओजोन लेयर आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, समताप मंडल बोलते हैं। समताप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एक समान रहता है, यहाँ पर हवाएं नहीं चलती है, जिस वजह से ये वायुयान यानी कि एरोप्लेन्स के चलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक तरीके से लेयर है, इसीलिए यहाँ पे एरोप्लेन्स भी फ्लाई करते हैं। ओके, ये भी एग्जाम में कई बार आ रखा है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव सी शोर, यानी कि कितने स्टेट्स हैं इंडिया के जहां पे आपको तट मिलेंगे, यानी कि कोस्ट मिलेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ये गुजरात हो गया, यहाँ पे ये महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका गोवा आ गया,
ठीक है, स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं तो आप दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, फिर तो आप अंडमान एंड निकोबार भी करोगे, फिर लक्षद्वीप भी करोगे, वो सब नहीं लेना है। ठीक है, ये गोवा हो गया। गोवा के बाद यहाँ पे आ गया आपका कर्नाटक, फिर केरल। ठीक है, कर्नाटक फिर केरल, ये हो गया आपका यहाँ पे तमिलनाडु, ये हो गया यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, ये हो गया यहाँ पे आपका ओडिशा, ये हो गया यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 69 का हमारा आंसर क्या हो गया? 9। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? ठीक है, सिंपली आपसे ये पूछा गया है। तो याद रखना, सबसे पहले आपने कई बार सुना होगा कि सबसे पहले जो था वो था जोग वाटरफॉल, भारत का सबसे, जिसे हम गारसोपा भी कहते थे, है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल था। लेकिन भाई ये अब नहीं रहा। ठीक है, अब क्या हो चुका है? कुचिकल फॉल हो चुका है सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, 455 मीटर लंबा है ये। ठीक है, कहां पर है ये? कर्नाटक में है। पहली बात तो कर्नाटक के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी का पानी आता है इस कुचिकल जलप्रपात में? तो याद रखना, वाराही। वाराह किसका अवतार थे? विष्णु के अवतार थे। तो वाराही नदी का पानी आता है इसमें। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एशिया का सबसे लंबा जलप्रपात कौन सा है, तो वो है युंगताई, जो कि चाइना में है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल पूछूंगा तो एंजल फॉल बोलना है, जो कि वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे कभी और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बता देना ककोलत फॉल कहाँ पर है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो ये बिहार में पड़ता है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में, ककोलत। ओके, तो आपका आंसर था डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सेंचुरी इज नॉट इन राजस्थान? सर इसका है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है, ये भी हमने सिंपली पढ़ लिया है, सांबर भी वहीं पर ही है। राजाजी नेशनल पार्क, भाई जहां से मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे घर के बगल में राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर रहते हैं। रणथंबोर भी वहीं पर है, लायन के लिए फेमस है भाई, है ना। राजाजी नेशनल पार्क, भाई राजाजी नेशनल पार्क किसके नाम पर बनाया गया था? सी राजगोपालाचारी के नाम पे बनाया गया था। भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, उनके नाम पर यह है राजाजी नेशनल पार्क। ओके, 2013 में इसको टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट आइडियल फॉर पैडी कल्टीवेशन? पैडी का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना है ना। धान, धान का मतलब क्या होता है? धान का मतलब होता है चावल। चावल की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी कौन सी होती है? भाई चावल को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पानी चाहिए, तभी तो उसको मानसून में उगाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, सिंपल सी बात है। काली मिट्टी कपास के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी गेहूं के लिए भी होती है इंपॉर्टेंट, वैसे गेहूं के लिए भी जलोढ़ मिट्टी ही इंपॉर्टेंट होती है वैसे तो। ठीक है, जो रेड सॉइल होता है बेसिकली, इसमें आप क्या उगा सकते हो? कपास भी उगा सकते हो और फ्रूट्स भी उगा सकते हो। काली मिट्टी में भी आप फ्रूट्स उगा सकते हो। ओके, 1 डिग्री लैटिट्यूड, देखो ये हमारी अर्थ है, ये हो गया इक्वेटर। अर्थ को हमने इमेजिनरी लाइंस में क्या करा हुआ है? बांटा हुआ है। तो जो लेटी हुई लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ऐसे याद रख लेना आप लोग, ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 181 टोटल लाइंस है। 90 यहाँ, 90 यहाँ, बीच में 0, तो 181 लाइंस है। ऐसे ऐसे करके भी बांटा हुआ है। ठीक है, टाइम, जैसे टाइम जोन हमको डिस्क्राइब करना होता है। तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड, और ये जो खड़ी वाली है इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे सिर्फ लैटिट्यूड का पूछ रहा है। तो ये लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड, हर एक लैटिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस है? तो सिंपल, आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, 111 याद रखना, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ वहां पे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जैसे आप ये लैटिट्यूड, उसके बीच में आप पूछते हो ना कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना कितना टाइम का डिफरेंस होता है? 4 मिनट होता है, ये आप लोगों को भी पता है, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश टू द नॉर्थ? चलो आप करते हैं इसको, यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे नेपाल, ये हो गया यहाँ पे हमारा सिक्किम, ये हो गया यहाँ पे हमारा भूटान, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो स्टेट है ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश से क्या करता है? बॉर्डर करता है। तो पहली चीज तो आपको मैंने बताया था, ये है सिक्किम।
यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे आसाम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो देखो भाई सिक्किम आंसर हो नहीं सकता, तो काट दो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर नहीं कर रहा है उसको। ठीक है, वेस्ट बंगाल भी नहीं करता तो वेस्ट बंगाल तो ऑप्शन में नहीं है, तो उसे भी हटा दो। ठीक है, तो यानी कि आंसर या तो आसाम होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर आसाम ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अगर वो भूटान को भी तो टच कर रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य बचा जो भूटान को टच कर रहा है। त्रिपुरा टच करता नहीं है, अरुणाचल करता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, भूटान और अरुणाचल दोनों ही उसकी बाउंड्री है, तो ये भी होगा नहीं। सिक्किम करता होता तो सिक्किम को पर अरुणाचल टच करता नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। तो आपके पास असम बचा, आप इसको वैसे भी कर सकते थे। Which of the following state came into being as the 23rd, 24th and 25th state of India? देखो यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज तो आप लोग याद रखना, आपको मैं बता देता हूँ इसका आंसर। सिंपली ये आपका स्टैटिक पॉइंट है, तो आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को बनाया गया था 23, 24 और 25वां। ठीक है, फिर आता है भारत में 26वां, 27वां और 28वां राज्य, फिर 29वां राज्य बनता है। लेकिन भारत में आज 28 राज्य हैं। क्यों है? क्योंकि जेएनके को राज्य से हटाकर यूनियन टेरिटरी में डाल दिया है। 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड मेरा राज्य, और ये हो गया झारखंड। फिर आता है तेलंगाना 2 जून 2014 को, है ना। ये बनते हैं 26वां राज्य, ये बनता है 1 नवंबर 2000 को, ये बनता है 9 नवंबर 2000 को, ये बनता है 15 नवंबर 2000 को, ये बनता है 2 जून 2014 को। फिर जेएनके यूटी बनता है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो 26, 27, 28, 29 भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। कौन सा वाटर का इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा यूज करोगे? पहली बात तो भाई समुद्र तो राजस्थान में कहाँ से आ गया, तो समुद्र का पानी तो वहां पे होगा नहीं, बारिश भी वहां पड़ती नहीं है, नदियां वहां पे है नहीं, तो भाई ग्राउंड वाटर ही इस्तेमाल करोगे ना आप। ग्राउंड वाटर जो बोरवेल होते हैं उसी का ही यूज करोगे ना आप वहां पर। तो सबसे ज्यादा आप किसका यूज करते हो? ग्राउंड वाटर का यूज करते हो। सिंपली आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली आपको है नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन झारखंड? झारखंड में आपको मैथुन डैम मिलेगा धनबाद में। ठीक है, मैथुन डैम मिलेगा आपको, मैथुन जो भी है ये मिलेगा आपको धनबाद में। झारखंड में कौन सी नदी में है? पहली बात तो ये है बराकर नदी में, ये आपको बराकर नदी में मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको उस टाइम बताया था जब डैम वाला क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था, आगे भी डिस्क्राइब करूंगा मैं। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम कौन सा है? टिहरी डैम, जो कि कहाँ पर है? भिलंगना और भागीरथी के संगम पर है। ठीक है, बस आप इतना याद रखो, उत्तराखंड में है, 260.5 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम है, महानदी पर है, क्वेश्चन आ चुका है इसका। भाखड़ा नागल डैम पंजाब हरियाणा दोनों आप कर सकते हो, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हिमाचल और पंजाब, बेसिकली पंजाब हरियाणा नहीं, हिमाचल और पंजाब में इसको माना जाता है, क्योंकि ये 2 डैम है। देखो भाखड़ा है और नांगल, ये 2 क्षेत्र है। ठीक है, हालांकि इनको हम एक ही मानते हैं, लेकिन ये 2 है एरिया। तो यहाँ पे याद रखना, हिमाचल और पंजाब दोनों में ये पड़ता है, और ये भारत का सबसे बड़ा डैम है, बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा। ठीक है, लंबा नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़ा है। ओके, तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। वाई इज द जादू घोड़ा नोन फॉर? जादू घोड़ा को हम लोग क्यों जानते हैं? भाई जादू घोड़ा कहाँ पर है? पहली बात तो झारखंड में सिंहभूम में। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलेगा। सैंडलवुड के लिए तो पिक्चर भी आई थी पुष्पा, है ना। तो कर्नाटक है, केरल कर्नाटक। एक सिंग वाले गेंडे के लिए तो भाई काजीरंगा है आसाम में फेमस। हैंडलूम इंडस्ट्री कहाँ पे है? हैंडलूम इंडस्ट्री आपको पर्टिकुलरली साउथ में ही मिलेगी, तमिलनाडु में, है ना। जो आप बोल सकते हो सिल्क साड़ी बनाते हैं, कांचीपुरम तमिलनाडु बोल सकते हो आप बेसिकली, तो वहीं पे मिलेगी। तो ये यूरेनियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यानी कि रिजर्व है झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जादूगोड़ा।
विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉपर मिनरल, यानी कि ये कॉपर से ही मिलता है हमको, ये यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा गया है। तो कौन सा है, वो है एजुराइट। एजुराइट कॉपर का एक मिनरल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका एग्जाम में आता है एल्युमिनियम। मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि आपको ओर याद रखने हैं, तो अब आपको बताता हूँ बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फिर आता है यहाँ पे हैलाइट, ठीक है। हैलाइट किसका है भाई, पहली बात तो, ठीक है, ये सॉल्ट है। पहली बात तो ये एक सॉल्ट है, ठीक है। मिनरल होता है सल्फेट, हैलाइड, बोरेट, ये सब एक सॉल्ट का टाइप है। हेमेटाइट बहुत बार एग्जाम में आता है, ये एक आयरन का ओर है। किसका ओर है, आयरन का ओर है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है। अजुराइट कॉपर का ओर है, ये भी आप कह सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द सुंदरगढ़ डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज। सुंदरगढ़ डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज, यानी कि मैंगनीज का भंडार सुंदरगढ़ कहाँ पर स्थित है। अगर आपको सुंदरगढ़ पता है तो आप इसे सिंपली कर लोगे, तो ये ओडिशा में है सुंदरगढ़, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैंगनीज का सबसे ज्यादा भंडार देखने को मिलेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन बॉर्डर विद अफगानिस्तान। सिंपली आपसे ये पूछ रहा है भारत का अफगानिस्तान के साथ में कितना लंबा लैंड बॉर्डर है। भारत का 106 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, जो कि पीओके में आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए घुमा के कि भारत का सबसे शॉर्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किस कंट्री के साथ में है, तो भी आप क्या बोलेंगे, अफगानिस्तान। 699 का बॉर्डर भारत का भूटान के साथ में है। 1750 का बॉर्डर भारत का किसके साथ में है, 409 के साथ किसका है, बांग्लादेश का है। 1750 आई थिंक नेपाल के साथ में है। ओके, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। ओएनजीसी एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है। इसकी एक और कंपनी है जो विदेश में काम करती है, भारत में जो काम करती है वो सिर्फ ओएनजीसी है, लेकिन ओएनजीसी विदेश, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है। और ये नेचुरल गैस का ही पार्ट है, लेकिन ये विदेशों में तेल खोजने का काम करती है। कॉल द फार्मर फ्रेंड, इनमें से किसको हम कृषकों का फ्रेंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, सॉइल को लूजनिंग करने के भी काम आते हैं, बेसिकली खाद के रूप में काम करते हैं। या फिर जैसे आपने देखा होगा ना, वैसे आंसर आपको पता है, केचुआ है। केचुआ क्या करता है, नीचे की मिट्टी ऊपर ले आता है, ऊपर की मिट्टी नीचे ले जाता है। तो ये मिट्टी को क्या कर रहा होता है, रिसाइकल कर रहा होता है, जिससे खेत को हल चलाने में थोड़ा इजी रह जाता है और नीचे के मिनरल्स ऊपर आते हैं। सिंपली ये इसलिए उसको फार्मर्स का फ्रेंड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड इन गुजरात, इनमें से कौन सा जो पोर्ट है वो गुजरात में है। ये मैंने आपको बताया था, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट जो कि कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। उस टाइम पे मैंने आपको ये बोला था कि आपको मुरमा गांव भी याद रखना है ना, और मझगांव भी याद रखना है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मुरमा गांव कहाँ पर है, ये गोवा में था। मझगांव कहाँ पे था, महाराष्ट्र में था, है ना। तो ये जो ओखा पोर्ट है ये गुजरात में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, गुजरात में है, द्वारका में पड़ता है भाई, ये श्री कृष्ण की नगरी। विच इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड, या अगर मैं लैंड एरिया की बात करूं, जमीन की बात करूं, तो दुनिया का सबसे 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको 1 से लेकर 8 तक पूरा बताऊंगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आ रखा है भारत के बाद सबसे ज्यादा लैंड किसके पास है, ये भी क्वेश्चन में आ रखा है। तो सबसे बड़ा कंट्री रशिया है लैंड के हिसाब से। दूसरे और तीसरे नंबर में हमेशा पंगा चलता है, दूसरे में तो खैर कनाडा ही आता है, तीसरे और चौथे में पंगा रहता है, कभी यूएसए कभी चाइना। तो मैं आपको बोलूंगा यूएसए लिख लो, ठीक है। चौथे में आप चाइना। 5वें सबसे बड़ा देश है दुनिया का ब्राजील। 6वां सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, जो कि अपने साथ में एक कॉन्टिनेंट भी है। 7 इंडिया, और 8वां आता है अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना भी आप बोल सकते हो। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर तुंगभद्रा, मैंने अभी यहाँ पे ऊपर आपको रावी नदी बताई थी, है ना, झेलम बताई थी, बितस्ता बताई थी, ये सब नदियों के नाम बताए थे। ओके, तो पुरुषनी किसकी है, रावी नदी का पुराना नाम है, यानी कि एंशिएंट नाम है। अस्कनी किसकी थी, चेनाब, ये भी आपको बता दिया था। बितस्ता किसकी थी, झेलम, इसी के किनारे
सिकंदर ने लड़ाई लड़ी थी। तो बचा कौन सा हमारे पास? पंपा। पंपा पुराना नाम है तुंगभद्रा नदी का। रॉक जो ठंडे हो जाते हैं, मैग्मा जब निकलता है धरती से बाहर ज्वालामुखी से, तो ये कौन से रॉक बनते हैं? अभी आपको ऊपर मैंने क्वेश्चन में बता दिया था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हर एक वर्ड आपको यहाँ पे दोबारा से ये वीडियो देख लेना। अगर आपको लगता है कि आपको लर्न नहीं हुआ तो दोबारा से देख लेना। तो इग्नियस रॉक मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो मैग्मा के ठंडे होने से जो लावा निकलता है ना ज्वालामुखी से, तो बाहर जाके मैग्मा जब ये ठंडा हो जाता है तो ये पत्थरों में बदल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री आपको बताया था, जो नदी और जो अपने साथ में बालू कंकड़ पत्थर लेके आती है, जब उनसे पत्थर बनते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक होता है। मेटामॉर्फिक रॉक जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हीट पड़ता है, टेम्परेचर के कारण अपना ये शेप बदल देते हैं, अपना आकार बदल देते हैं, तो उससे ये बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हम रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। सुरमा रिवर, इस रिवर को हम लोग क्या कहते हैं? बराक रिवर। ये कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है? बराक नदी भी इसको हम लोग बोलते हैं, बराकर नहीं बराक, क्योंकि अभी आपने बराकर पढ़ चुके हो आप, ठीक है। तो मणिपुर की पहाड़ियों से ये निकलती है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। बारालाचा पास से चेनाब नदी निकलती है, जिसका पुराना नाम अस्कनी था। वेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी, जिसका पुराना नाम था वितस्ता। राकस यानी कि रक्ष ताल भी बोलते हैं, राकस ताल भी, राक्षस ताल भी बोलते हैं, ये यहां से निकलती है सतलुज नदी, जो कि तिब्बत में है, मानसरोवर के पास में। गिर नेशनल पार्क किस वाइल्ड एनिमल के लिए फेमस है? अभी आपको मैंने ऊपर भी बताया था जब मैं आपको रणथंभौर वाला बता रहा था। तो एशियाई शेरों के लिए ये फेमस है। और एक सिंग वाले गैंडे के लिए कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है? जहां पे आपको सी देखने को मिलेगा, वो क्षेत्र जो सी से टच होते हैं, ये होते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिसको हम लोग बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, और द गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं, है ना। ये भी मैंने आपको बता दिया था उस टाइम पे, पहला क्वेश्चन भी आ रखा है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? आपको बताया था उस टाइम भी, है ना। तो उसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा, है ना। नासिक से निकलती है, त्रियंबक पठार से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, ये आपकी गोदावरी है। लूनी नदी को राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और उसी जगह से सोन नदी भी निकलती है। कोरुंडम ये एक और है किस मेटल का? अभी मैंने आपको हेमेटाइट बताया था, है ना, बॉक्साइट बताया था, एल्युमिनियम का, ओके। तो ये जो कोरुंडम है ये किसका ओर है? तो ये भी एल्युमिनियम का ही ओर है, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। आयरन का मैंने बताया था अभी आपको, हेमेटाइट, साइड्राइट, लिमोनाइट, है ना, मैग्नेटाइट, ये सब किसके ओर हैं? आयरन के हैं। जिंक का कौन सा है? कैलेमाइट, जिंसाइट, ये आपको आगे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत। कॉपर के और कौन कौन से हैं? अभी ऊपर भी मैंने आपको पढ़ाया था, चैल्कोसाइट, मेलेसाइट, ओके। ऑजुराइट आया था ना ऊपर, ऑजुराइट, ऊपर के क्वेश्चन में ऑजुराइट था, तो ये कॉपर का था भाई, चलो कोई बात नहीं। विच मिनरल इज पॉपुलरली नोन एज ब्यूरिड सनशाइन? ठीक है, दफन धूप के नाम से हम किसको जानते हैं? ब्यूरिड का मतलब आपको पता है, कोल। कोल क्या होते हैं? जो हमारे डायनासोर हो गए, जो हमारे पुराने जीव जंतु थे, जो पेड़ पौधे थे, वो दबते गए जमीन के नीचे और वो सड़ गए, सड़ने के बाद ये क्या बन जाते हैं? हमारे फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, इसे हम बोलते हैं कोयला। ब्यूरिड सनशाइन इसलिए कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी नदी? तो ये हमारे उत्तराखंड में है, अलकनंदा और भागीरथी, यहाँ पे इसको सास बहू भी कहते हैं, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती हैं। कन्नौज में तो कोई और नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो? कन्नौज में गंगा और काली नदी मिलती है, ठीक है। प्रयागराज में कौन सी नदी मिलती है? यमुना, गंगा और सरस्वती। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? कर्णप्रयाग में, ये आपने कई बार सुना भी होगा, कई बार देखा भी होगा। बेसिकली ये सिर्फ उत्तराखंड वाले ही जान पाएंगे, क्योंकि वहीं पे ज्यादातर ये होती है। तो अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और
पिंडर, कर्णगंगा भी कहते हैं इसको, पिंडर नदी यहाँ पे ये मिलती है। ठीक है। द फॉरेस्ट विच एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन। देखो ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये जो एरिया है सी वाला एरिया है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे तूफान आते हैं हर साल, तो इनसे बचने के लिए हम लोग जो यहाँ पे पेड़ पौधे लगाते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, वो होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है दलदल वाला एरिया होता है। पानी के पास कोई भी जमीन होगी तो वो दलदल हो जाएगी ना। अब दलदल में जो आप पेड़ उगाओगे उसे आप बोलोगे आप मैंग्रोव फॉरेस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहीं पे मिलेगा आपको, सुंदरबन, है ना, ये भी आप लोग को यहीं पे मिलेगा। विच मॉन्यूमेंट्स इज द पिंक कलर, इज इन द पिंक कलर, इनमें से कौन सा जो मॉन्यूमेंट है वो पिंक कलर का है, गुलाबी रंग का है। ठीक है। तो गुलाबी रंग की सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी भाई, जयपुर में मिलेंगी। जयपुर इज द पिंक सिटी। तो यहाँ पे हवा महल है जयपुर में, ताजमहल तो सफेद है, मोती महल लाल है। ठीक है। तो ये भी आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। तो हवा महल आपको पिंक कलर का टाइल्स वहां पे देखने को मिलेंगे जयपुर में, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। बनारस किस नदी के पास है, बनारस का नया नाम है वाराणसी। भाई मोदी जी यहीं से प्रधानमंत्री बने हैं ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो किस नदी के किनारे है, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी के ये किनारे है जी। ठीक है। तो ये भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशन करंट, इनमें से कौन सी ओशन करंट नहीं है। देखो क्यूशियो, ब्राजीलियन, गल्फ स्ट्रीम, पेरू, हमबोल्ट दोनों एक ही है। और आपका कौन सी है, कैलिफोर्निया करंट हो गया, नॉर्वे करंट हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो गया, ब्राजीलियन बेंगुला, ओके, फ्लोरिडा करंट। ये सारी करंट कौन सी है, जलधारा, यानी कि जो ओशंस में करंट आते हैं। करंट का मतलब ये नहीं कि छूते करंट लग जाएगा, दूसरे करंट जो चलती है, पानी की जो रफ्तार होती है उसे करंट कहते हैं। जेट स्ट्रीम ये हमारे एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर चलने वाली तेज गति की हवाएं हैं। ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर में होती है, पानी में नहीं होती हैं। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। जो सियाचिन ग्लेशियर है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, ये आप लोगों को पता है। तो ये कहां पर है, तिब्बत के नुब्रा वैली में है। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड एंड फॉल्स इनटू अरेबियन सी। देखो ये हमारा इंडिया है, नीचे वाला पार्ट, यहां से एक नदी निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से एक नदी जाती है और ये नदी जाकर यहाँ पे अरब सागर में गिरती है। इस नदी में सरदार सरोवर डैम भी आपको मिलेगा नया नया। ठीक है। ये जो नदी है, ये नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये भी एग्जाम में आता है। तो वो नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है भाई। सिंपल सा यहाँ पे आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, अभी आपको ऊपर बताया था मैंने कहाँ पर है। ये एक तरीके से ट्राइब्स भी हैं और ये पहाड़ियां भी हैं। तो ये कहाँ पर है, मेघालय में है। मेघालय को भारत का सबसे वेटेस्ट स्टेट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश पड़ने वाला क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं मौसिनराम, मौसिनराम भी आपको कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश यहीं पड़ती है, सबसे ज्यादा गीला क्षेत्र भी, सबसे ज्यादा गीला प्रदेश भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार आता है। ओके। सबसे सेफ, सबसे साफ नदी भी यहाँ पे भारत की, एशिया की सबसे साफ नदी भी आपको मेघालय में ही देखने को मिलेगी। मेघालय को कहा है द क्वीन ऑफ क्लाउड्स, मेघा का मतलब होता ही क्लाउड्स है। सबसे ज्यादा आपको बादल यहीं पे देखने को मिलेंगे। गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब भी है, हिल्स भी है, और ये आपको मेघालय में ही देखने को मिलेंगे। ओके। और नदी आपको मैं ऊपर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता दूं। याद नहीं होगा तो दोबारा से वीडियो देख लेना, और यही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से भी मिल जाएगी और आपको कोर्स के अंतर्गत भी मिल जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। बाय बाय, जय हिंद।